हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रेप में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। सो दिस इज वुड बी आवर सेकंड वीडियो इन द सीरीज ऑफ आईआर वीकेंड रिव्यू। And last week we covered some of the important topics, but this week has been very important from international relations perspective. चाहे हम बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूके फॉर साइनिंग एन एफटीए और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर विजिट टू मालदीव्स, and very recently Donald Trump's announcement of 25% tariffs on India along with the penalty. तो ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं इस वीक का इंटरनेशनल रिलेशंस वीकेंड रिव्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर 24 ऑफ जुलाई को विजिटेड यूनाइटेड किंगडम टू फाइनलाइज एंड एग्री टू अ ट्रेड एग्रीमेंट, एंड दिस ट्रेड एग्रीमेंट विच वॉज साइंड इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से सेटा। और इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशनशिप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिससे भारत को बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है। अभी बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों में इट्स अप अराउंड 56 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट, करंटली स्टैंड्स एट अराउंड यूएसडी 56 बिलियन डॉलर्स, जो कि डबल होने की उम्मीद है बाय 2030। ये सिग्निफिकेंट फ्री ट्रेड डील है यूके के साथ सिंस यूके यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, ब्रेक्सिट। तब से ये यूके के लिए भी एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डील है। तो क्या हाइलाइट्स, क्या मेजर पॉइंट्स हैं इस सेटा CETA एग्रीमेंट के? फर्स्टली, इंडियन प्रोडक्ट, इंडिया विल गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस, जीरो ड्यूटी फ्री एक्सेस 99% ऑफ प्रोडक्ट्स पर। मतलब 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट अब जो करता है उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, कवरिंग नियरली ऑल ट्रेड कैटेगरीज। और इंडिया एक्सपोर्ट्स क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? इंडियन एक्सपोर्ट जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फूड विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम रिड्यूस्ड टैरिफ्स और जीरो ड्यूटीज, एडवांसिंग इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यूके विल cut average tariffs from 15% to 3% on British goods exported to India, benefiting sectors like automotive, whiskey। ये जो यूके इंडिया में एक्सपोर्ट करता है वो एवरेज टैरिफ अब 15% से कम होकर 3% कर दिया गया है। खासकर यूके को जो फ़ायदा होगा वो ऑटोमोटिव सेक्टर, विस्की बहुत देर से डिमांड थी, वो ड्रॉप कर दी गई है। जिन, एरोस्पेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स लाइक लैम, सैल्मन, सो फूड आइटम्स जिसमें खाने, मीट्स, लैम्प, सैल्मन एंड चॉकलेट। सिग्निफिकेंट मार्केट एक्सेस दिया गया है इन सर्विसेज टू इंडिया एंड इट्स प्रोफेशनल्स। इंडियन आईटी, फाइनेंशियल, लीगल, एजुकेशनल एंड डिजिटल सर्विस गेन एक्सपैंडेड यूके मार्केट एक्सेस। इससे सिंप्लीफाइड वीज़ा प्रोसीजर्स रहेंगे, लिबरलाइज एंट्री रहेगी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर आर्किटेक्ट्स, शेफ्स, म्यूजिशियंस, अदर्स मेक इट ईजियर टू वर्क इन यूके। सोशल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन, इंडियन प्रोफेशनल्स एंड देयर एम्प्लॉयर्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अप टू 3 years, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड बूस्टिंग कम्पिटिटिवनेस फॉर इंडियन टैलेंट। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा? यूके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स द डील विल ऐड, उनके लिए बहुत फ़ायदा, बट जैसे मैंने बात की है इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आने वाले टाइम में 20 to 40% तक ग्रोथ देखी जा सकती है और ट्रेड में, एंड 2030 तक ओवरऑल ट्रेड डबल होने की उम्मीद है। Collaboration beyond trade. This agreement includes provision to strengthen cooperation on defense, climate, technology, education, migration and combating organized crime and illegal migration. सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है सेटा, बट इसके बियॉन्ड भी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें रिलेशनशिप का बिटवीन इंडिया यूके, एज यू नो इंडिया यूके तो कॉलोनी था इंडिया यूके का,
1858 से 1947 डायरेक्टली, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था. फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1990 तक रिलेशनशिप वर मार्क्ड बाय डिफरेंसेस. जब जहाँ यूके वाज अ पार्ट ऑफ एन एलाई ऑफ यूएस, इंडिया हैड अ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. So ties were often strained over issues like Goa, Kashmir, and India's nuclear ambitions as well. Economic liberalization in 91 के बाद, and that marked India's economic reforms led to improved relations focused on trade, investment, people-to-people ties. 2004 में एक strategic partnership हुई with annual summits, deeper cooperation in trade, defense, science, education, culture. अभी मॉडर्न एरा में ब्रेक्सिट के साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई. इंडिया यूके ने जैसे रोड मैप साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू गाइड फ्यूचर कोऑपरेशन. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई जो साइन हुआ, अभी हमने बात की, टू बूस्ट ट्रेड टू US 120 बिलियन. जैसे मैंने बात की, अभी $56 बिलियन है, मोर देन डबल करने के फोकस है. फोकस एरियाज जो रहेंगे वो है ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन इन बायलैटरल रिलेशंस. फ्रिक्शन पॉइंट्स भी हैं, उसको हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे. और एज यू नो, यूके इज़ होम टू ह्यूज इंडियन डायस्पोरा. तो काफ़ी करीब 15 लाख 1.5 मिलियन पीपल आर देयर इंडियन डायस्पोरा विच इज़ देयर इन यूके. स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट फ्लोज हैं, वाइब्रेंट कल्चरल कनेक्शंस कंटिन्यू टू शेप रिलेशंस. कौन कौन से एरियाज पे कोऑपरेशन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड रोड मैप 2030. तो 2030 के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है ऑलरेडी. जैसे ट्रेड सेटा के अंडर एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि $120 बिलियन तक ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड लेके जाना है इनको इस रोड मैप के तहत. Technology and innovation is another area. So 2024 launch of India-UK Technology Initiative, Technology Security Initiative, एक बहुत important initiative था, marks joint focus on critical areas such as AI, cyber security, semiconductors, quantum technology and telecoms. Enhanced talent mobility and joint research initiatives are promoted to accelerate innovation. फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में 2+2 डायलॉग यूके के साथ भी है. यूके's Indo-Pacific tilt complements India's regional interests as well. There are also cooperation in the field of education, health and climate cooperation, which you can see down below. तो persistent challenges और friction points कहाँ हैं दोनों के बीच में. तो माइग्रेशन एंड वीज़ा पॉलिसीज़ एक मेजर इशू है कि उनकी जो यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव, स्पेसिफिकली अफेक्टिंग इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स. तो secondly, legal and extradition issues. One of the biggest issues, very famous case of Vijay Mallya, who's who is set to flee India, and उसकी extradition को complete नहीं कर पा रही because of the legal and extradition issues between India and UK. Trade barriers हैं दोनों देशों के बीच में. Tariff disputes remain, but largely have been solved by under setup. Political sensitivities, particularly खालिस्तानी separatism. Recently cases देखा गया जहाँ डॉक्टर एस जयशंकर जब गए थे यूके में, his convoy was shown flags and रोका गया था convoy को. तो India has shown concerns regarding growing separatism, खालिस्तानी separatism in UK, and India pressing for stronger action against extremist एक्टिविटीज़. अगर हम यूके को मैप पे देखें तो यूके वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है और ये आपको जो है फ्रांस के, तो अगर इसकी लोकेशन देखा जाए तो इसके वेस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, इसके नॉर्थ में आप नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन देखेंगे और कंट्रीज़ रहेंगी नॉर्वे, स्वीडन. इसके ईस्ट में नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस रहेंगे और साउथ में यू कैन से फ्रांस है और इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशन. तो ये यूनाइटेड किंगडम, अगर ये आप इसको फिजिकल मैप देखना चाहते हैं इट बेटर. सो यूनाइटेड किंगडम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स 4 कंट्रीज. कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड. याद रखिए नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉट आयरलैंड. ओके, these are the 4 countries.
अब हम सेकंड मेन टॉपिक जो कवर करेंगे इस वीक वो आते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मालदीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का गेस्ट ऑफ ऑनर। तो इंट्रो में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड मालदीव्स 25-26 जुलाई को, राइट। इनविटेशन किसने दिया था? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मुइज़्ज़ू, और उनका वो 60th इंडिपेंडेंस डे था जो सेलिब्रेट किया जा रहा था, और गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। This visit is seen as a significant diplomatic reset after a period of strained relations following President Muizzu's India out. Now, जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के वो पावर में आए आफ्टर रनिंग एन इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स। अब इंडिया आउट कैसे, कहाँ इंडिया है मालदीव्स में? सो इंडियन मिलिट्री थोड़ी सी, बहुत ब्रीफ एक छोटी सी मिलिट्री प्रेजेंस थी मालदीव्स में जो अपकीप कर रही थी वहाँ के जो एयरक्राफ्ट इंडिया ने दिए थे उसको। तो एक इंडिया आउट कैंपेन से पावर में आए, बट इसके बाद रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेंड रहे, बट इवेंचुअली नाउ दे हैव बीन नॉर्मलाइज्ड आफ्टर डिप्लोमेटिक पेशेंस एट द सेम टाइम एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के साथ। तो क्या हाइलाइट्स रही विजिट की? बायलेटरल टाइज को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया, एक जॉइंट विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की गई। इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ भारत ने $565 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव्स को प्रोवाइड किया है टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, फर्दर टर्म्स एग्री की गई हैं टू रिड्यूस मालदीव्स एनुअल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बाय 40%। अभी $51 मिलियन एनुअली देना पड़ता था मालदीव्स को इंडिया को, बट अब $29 मिलियन ही देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो डिस्कशंस बिगैन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड अ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए गए हैं कई, जैसे रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन अड्डू सिटी। 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। 3300 इंडिया सोशल हाउसिंग यूनिट्स तैयार करेगा, एंड 72 व्हीकल्स फॉर मालदीवियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड किए गए। सिक्योरिटी और हेल्थ एंड डिजिटल कोऑपरेशन में भी 6 MOUs साइन किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो हैंडेड ओवर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब इमरजेंसी मेडिकल एड यूनिट्स एज वेल। क्लाइमेट एंड सिंबॉलिक इनिशिएटिव्स भी रखे गए जहां मोदी एंड प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू planted mango saplings together under respective national tree plantation campaigns. Maritime security. The leaders agreed to further bolster defense and maritime security, acknowledging Sri Lanka's role and ongoing collaboration under Colombo Security Conclave. और diplomatic symbolism काफ़ी strong रहा. Commemorative stamp was released to celebrate 60 years of India-Maldives diplomatic ties, featuring vessels representing both cultures. तो अगर इम्पोर्टेंस देखें मालदीव्स की, क्यों भारत एक छोटे से देश को इतना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देता है? बिकॉज एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्लोज टाइज विद मालदीव सपोर्ट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक तो इंडिया जो है अपनी पॉलिसी की हम अपने नेबरहुड पे पहले देखते हैं, और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। इनफैक्ट यहाँ वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया था वहाँ महासागर भी यूज़ किया था, क्योंकि इंडियन ओशन में आता है। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है विजन, बट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो यूज्ड इट महासागर अप्रोच vision, helping safeguard freedom of navigation, counter threats like piracy and terrorism, maintain regional peace. Defense and cooperation के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव। इंडिया is seen as a net security provider to the Maldives. इंडिया आज भी जो है डिफेंस ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, benefiting from island proximity for early warning and counter terrorism operations. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रीजन में कम करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए मालदीव्स इम्पॉर्टेंट है। Maldives is crucial in India's strategy to counter China's growing footprint in the Indian Ocean through its Belt and Road Initiative and the String of Pearls strategy. India aims to prevent the Maldives from falling into excessive Chinese debt or influence, preserving regional balance. Economic and cultural ties. India जो है largest trade partner of Maldives है, and strong people-to-people connections through trades, tourism, expatriate workers bolster mutual ties and regional influence. और एक जियोपॉलिटिकल गेटवे है इंडिया को टू फॉर फर्दर गेटिंग एक्सेस टू इंडियन ओशन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी बट फॉर इट्स द रिजर्व्स इट होल्ड्स
बहुत इम्पोर्टेंट, प्लस एक्सेस टू द ट्रेड रूट भारत को मिल जाता है। अगर मालदीव्स को मैप में देखें तो मालदीव्स जो है इट्स साउथ ऑफ केरला कोस्ट, इट्स वेरी क्लोज टू लक्षद्वीप। अगर आप देखेंगे तो इट्स इन द इंडियन ओशन जस्ट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में आता है, कई आइलैंड जिसके साउथ ऑफ इक्वेटर हैं, बट मोस्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ मालदीव्स इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अगर हम और थोड़ा डिटेल में मालदीव्स को देखें तो ये अटोल्स हैं। अटोल्स बेसिकली एक जोग्राफिकल फीचर है, राइट, जो कोरल से बनते हैं। ओके, तो ये जो है सारा इसका आइलैंड्स वो कोरल से बने हैं। तो एटोल्स, माले एटोल, माले जो कैपिटल है इसकी, तो इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन लाइक अद्दू अटोल में। ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखो तो ये एक्सेस देता है साउथ ऑफ इक्वेटर के लिए इंडिया को। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम आएंगे वो यूएस प्रेसिडेंट announcement of 25% tariff on India and penalty, additional penalty as well and its impact। ये समझेंगे कि क्यों टैरिफ और क्या है ये पेनल्टी और क्या पॉसिबल इम्पैक्ट है इंडिया पर। तो 30 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर्ड imposition of 25% tariff on Indian imports to the US effective August 1, 2025। तो मूव कम्स अलॉन्गसाइड अनस्पेसिफाइड पेनल्टी। एक तो 25% टैरिफ लगाया इंडियन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं रीच की थी 1 अगस्त की डेडलाइन तक, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। सेकेंड मूव ऑल्सो कम्स विद अनस्पेसिफाइड, अभी पेनल्टी अनाउंस नहीं की गई कितनी परसेंट, अनस्पेसिफाइड पेनल्टी टाई टू इंडियाज कंटिन्यूस। नाउ व्हाई ये पेनल्टी? बिकॉज इंडिया हैज़ बीन कंटिन्यूसली परचेजिंग रशियन क्रूड ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, which Trump administration considers problematic against the backdrop of Ukraine conflict. So the US cites India's high tariffs and stringent non-monetary trade barriers as the main reason for new tariffs. So Trump further indicated that this measure was also a response to stalled trade. Basically एक दिखाने के लिए कि नहीं, इस टाइम पे मैंने बोला था अगर नहीं हुआ तो मैं आप पे टैरिफ लगा। पर ट्रेड नेगोशिएशन जारी है। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि इंटेंशन जो इंडिया का क्लियर है वो है नो डील इज बेटर दैन अ बैड डील। इंडिया को कोई जल्दबाजी नहीं है, पर जल्दबाजी में गलत डील हो जाए उससे बेहतर है कि डील होने में टाइम लगे। तो सेक्टर्स जो ज़्यादातर रिस्क में हैं अगर ये टैरिफ लग जाते हैं, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स विच export very high, like textiles and apparel, gems and jewelry, pharmaceuticals. Now this is very very important. Automobile components, steel and aluminium, information technology services, solar equipment, seafood, इन पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड पे क्या हो सकता है? इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो इंडिया $87.4 बिलियन एक्सपोर्ट किया था 2024 में यूएस में, और ये अगर टैरिफ लागू हो जाता है तो 30% तक कम हो सकता है जीडीपी। और डायरेक्टली कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 0.2 से 0.5% एस्टिमेट्स मतलब जीडीपी कम हो सकती है अगर ये टैरिफ लगते हैं, जिससे 6% से नीचे इंडिया की ग्रोथ आ सकती है। एक्सपोर्टर्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में रिस्क रहेगा ऑफ एक्सपोर्ट स्लोइंग एंड रिजल्टेंट जॉब लॉसेज, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी, अपैरल, ये इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ मैन पावर बहुत ज़्यादा है और एमएसएमई प्रोड्यूस करते हैं। स्टॉक्स मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इंडियन मार्केट्स हैव रिमेन जनरली स्टेबल एज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस टू रिज्यूम, राइट। ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इफेक्ट भी होगा कि इंडिया को प्रेशर पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी बायलैटरल ट्रेड डील कंक्लूड की जाए यूएस पर। It could also make India less attractive alternative to China for multinational manufacturing given the higher effective trade tariffs compared to regional competitors such as Vietnam and Indonesia. Trade relation, India के जो officials have stated that they are studying the implications and remain committed to a fair, balanced and mutually beneficial trade agreement with the United States. अब हम बात करेंगे some of the important news in shorts of the week की। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके ने साइन किया 50-year long जी-लॉन्ग ट्रीटी। जी-लॉन्ग एक टेरिटरी है, जी-लॉन्ग जगह है ऑस्ट्रेलिया में।
Geelong, Australia. This is your homework, right? This is your homework. Go and see where is Geelong on map. Now this is a place where UK and Australia signed a nuclear powered submarine partnership and collaboration treaty. ये है Geelong treaty का ऑब्जेक्टिव, मीन्स ये है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी जो जीलोंग ऑस्ट्रेलिया में साइन की गई और ये ऑकस डील्स को फर्दर सॉलिडिफाई करता है। ऑकस मीन्स ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। बेसिकली ये पहले दो एलिमेंट्स मिलके ये डील कर रहे हैं। यूएस थोड़ा अब ऑकस से इतना डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट ये ऑस्ट्रेलिया यूके के अंडर बायलेटरल डील है, ट्रीटी है, जीलोंग ट्रीटी। ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट दैट कमिट्स यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू 50 years of bilateral defense cooperation under AUKUS Pillar 1. The treaty will enable comprehensive cooperation on the design, build, operations, sustainment and disposal of their SSN AUKUS submarines. Right? तो अब AUKUS क्या है? जैसे मैंने बोला, A for ऑस्ट्रेलिया, UK and USA. Okay. AUKUS is a trilateral defense and security partnership between Australia, United Kingdom and United States. It was established 2021 में establish की गई थी to bolster their allied deterrence and defense capabilities Indo-Pacific में। Indo-Pacific में ऑस्ट्रेलिया को प्राइमरली बोल्स्टर, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को बोल्स्टर किया जाए थ्रू अ कोऑपरेशन जिससे खासकर ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके को हेल्प करेगी ताकि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड की जाए। राइट, ये मेजर ऑब्जेक्टिव था ऑकस का। तो पिलर 1 इसका था रिवॉल्व अराउंड द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फॉर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जिससे मैंने बात की। बट इसका पिलर 2 जो है वो फोकस करता है कोऑपरेशन इन 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी, नॉट जस्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर, अंडरसी, हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन्स में भी ये ऑकस का पिलर 2 काम करेगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। सेकेंड जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स बात करेंगे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन इशू किया है जिसमें कंट्रीज बोला गया है कंट्रीज हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन, उनके पास उनका लीगल ऑब्लिगेशन है कंट्रीज का अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। द कोर्ट एग्जामिन्ड द प्रोविजंस ऑफ 3 क्लाइमेट treaties, 1994 UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, FCCC, किसके तहत एग्जामिन प्रोविजन, UNFCCC 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 2515, पेरिस एग्रीमेंट और भी कई environmental related international laws that have been bearing on climate. इनको एग्जामिन करके कंक्लूड किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि क्लाइमेट एक्शन इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट ऑप्शनल। सो इट एम्फसाइज्ड कि कंट्रीज मस्ट रिड्यूस गैस एमिशंस, कि अपनी वो गैस एमिशंस को कम करें, विद डेवलप्ड नेशंस हैविंग स्पेशल ड्यूटी टू लीड एंड सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस। ये भी एक बोला कि डेवलप्ड नेशंस के पास एक स्पेशल ड्यूटी है कि वो सपोर्ट करें और लीड करें डेवलपिंग नेशंस को थ्रू टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एड। द कोर्ट स्टेटेड दैट फेलियर टू मीट दिस ऑब्लिगेशन, अगर कोई कंट्री नहीं करती अपने ऑब्लिगेशन को मीट, कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट, उसको इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट काउंट किया जाएगा एंड कुड रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग लायबिलिटी फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है। क्या है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया जून 1945 में बाय चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसने काम शुरू किया अप्रैल 1946 में। इसकी सीट है हेग में, द हेग इन नेदरलैंड्स, जिसको पीस पैलेस भी बोला जाता है। द कोर्ट्स रोल क्या है? टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, दो देशों के बीच में, प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड बाय whom ऑथराइज्ड यूएन बॉडीज एंड एजेंसीज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल। तो लीगल डिस्प्यूट दो स्टेट्स में, मल्टीपल स्टेट्स भी हो सकते हैं, और एडवाइजरी ओपिनियंस देना किसको? ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड बाय यूएन की
authorized agencies. It is composed of 15 judges. 15 judges हैं इसमें, who are elected for terms of office of 9 years by United Nations General Assembly and Security Council. It is assisted by whom? Registry, its administrative organ. Its official languages are English and French. Global Specs Network. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लॉन्च किया ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू इंश्योर व्हाट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू अफोर्डेबल आई केयर. स्पेक्स डील करता है आई केयर के साथ, ओके, कि एवरीवन हैज़ एक्सेस टू अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज बाय 2030. नाउ व्हाट इज इट? लेट्स नो अबाउट ग्लोबल स्पेक्स नेटवर्क. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्टेक होल्डर्स जिनका मिशन है टू सपोर्ट WHO स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव through coordinated advocacy and united action across all sectors. Global Specs Network membership जो है application process अभी open है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, and eligible organizations can apply throughout the year. Objective है, it aims to unite stakeholders around a shared vision to achieve 2030 global target for refractive error. It promotes evidence-based advocacy to support WHO's public health goals and raise awareness of refractive error. It encourages discussion, knowledge sharing and collaboration among network members, right? Henley Passport Index 2025 एनुअल रेटिंग इशू होती है, और इस साल की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रेटिंग में इंडिया ने 85th रैंक से इम्प्रूव करके अब 77th रैंक में आ चुका है. सो इंडियन passport holders now have visa free or visa on arrival access to 59 countries, up from 57 the previous year. Singapore remains strongest passport globally. अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, ये पॉपुलर रैंकिंग है ऑफ ग्लोबल पासपोर्ट्स दैट मेजर पासपोर्ट स्ट्रेंथ बाय नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दैट होल्डर्स कैन विजिट विदाउट अ प्रायर वीजा. द इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट IATA. ये प्रोवाइड करता है डेटा. इस डेटा के बेस पे ये रैंकिंग्स और इंडेक्स तैयार किया जाता है. Some of the important locations in news this week. Let's have a look at that. सबसे पहले सीरिया. तो सीरिया ऑलरेडी न्यूज़ में था क्योंकि इजराइल का अटैक चल रहा था पर्टिकुलरली इस रीजन में, राइट. वन ऑफ द रीज़न वॉज दैट यहाँ एक ज्यू माइनॉरिटी रहती है जिसको खतरा था, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या तो इजराइल ने अटैक किया ताकि जो फोर्सेस हैं वो विड्रॉ कर लें इस रीजन से, ठीक है. अब जो है, अब बात करते हैं स्वाइडा एक रीजन था, और भी कई रीजन्स हैं जो थोड़े गिने गए हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं. अभी इट्स प्रिटी मच अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ इंटरनल जो वहाँ चीज़ें चल रही हैं. इट इज़ बीन अ लॉन्ग टाइम व्हेन सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, बट फाइनली सीरिया जो है, Bashar al-Assad government fell down. He fled the country, and thereafter currently it is under a different rule altogether. तो इंडिया ने जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके साथ टच बनाने की कोशिश किया. MEA ऑफिशियल्स अभी मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स से मिले हैं डमास्कस से. तो इन डमास्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन सीरिया. तो अगर आप सीरिया देखेंगे, इट्स वन ऑफ द कंट्रीज़ इन लेवांत रीजन जो मेडिटेरेनियन के साथ लगता है, ठीक है. तो ये आप सीरिया देख सकते हैं. नॉर्थ में इसके टर्की है, इसके इराक, जॉर्डन, और ख़ासकर ये जो रीजन एक लेबनान, और ये रीजन काफ़ी डिस्प्यूटेड रहता ये इज़राइल के साथ. सेकंड जो जाऊंगा वो है थाईलैंड कंबोडिया. एज यू नो कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों देशों के बीच में. कंबोडिया हैव हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर लैंड नियर एंशिएंट बॉर्डर टेम्पल. तो ये जो प्रिया विहार टेम्पल है जो कि थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर में पड़ता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड इस रीजन में है और साउथ चाइना सी यहाँ. तो थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जो सेंटर करता है ऑन शेयर्ड बॉर्डर, पर्टिकुलरली फॉर फेमस प्रिया विहार टेम्पल एंड अदर एंशिएंट खमेर टेम्पल सच एज ता मुआन थोम एंड ताकरा. ये 3 टेम्पल्स हैं जहाँ डिस्प्यूटेड रहता कि हमारा ही हमारा है. Dispute dates back to early 20th century, rooted in Franco-Siamese treaties of 1904 and 1907 that defined borders between
सियाम जो कि थाईलैंड है, एंड फ्रेंच इंडोचाइना कंबोडियाज कॉलोनियल प्रेडिसेसर। फ्रेंच सर्वे मैप्स जो हैं 1907 के शो डिस्प्यूटेड एरियाज इंक्लूडिंग प्रिया विहार एज पार्ट ऑफ कंबोडिया, बट थाईलैंड नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड दीज मैप्स लीडिंग टू कंटेस्टेड क्लेम्स, इसलिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। फाइनली जो लास्ट आज बात करेंगे लोकेशन इन न्यूज़, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ काफ़ी देर से खासकर इसके ईस्टर्न रीजन में डिस्प्यूट चल रहा है, जो M23 एक रिबेल ग्रुप है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। फाइनली ये एक सीज फायर एग्री हुआ है दोनों में इन दोहा कतर, एंड इस सीज फायर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डिक्लेरेशन आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ कतरी मीडिएटेड नेगोशिएशन। तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ये ब्रेक थ्रू का है, इज कंसिडर क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग लास्टिक पीस इन ईस्टर्न DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो following intense conflict in which M23 captured major eastern cities and displaced hundreds of thousands of civilians। काफ़ी वॉर्स ड्रिवन इंटरनल इसके इश्यूज, मतलब सिविल वॉर वगैरह बहुत देर से चल रही, काफ़ी गरीब देश है, बट सेंट्रल पार्ट है, ये रेन फॉरेस्ट हैं इस रीजन में, किंशासा इसकी कैपिटल है, और डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो कॉन्गोज हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। तो इसी के साथ this week we finish our IR week in review. So if you want to download the copy of this, so go on UPSC Prep Telegram channel where you can download it and come back again next week to watch next week's week in review and so much other content on Learn with UPSC Prep. You'll find so much more content as well. Thank you and have a great week.